ओके, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ द द्रोणास। सो जैसा कि आप लोगों को वादा किया गया था कि हम लोग जल्दी से जो एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर है तो उसको लेकर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैथ्स का एक सेशन आप लोगों का हो चुका है और जनरल साइंस का भी एक सेशन अभी तक नहीं हुआ, तो जनरल साइंस आज से स्टार्ट हो रहा है। तो आज मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ शिफ्टों के क्वेश्चन लाए हैं, तो आज हम लोग क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ जो आंसर या फिर ऑप्शंस आते थे तो ऑप्शंस को लेके भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो अगर आप लोगों को सेशन या फिर क्लास अच्छा लगता हो और अगर आप लोग इस तरह का और भी क्वेश्चन चाहते हो तो आप लोग हमारे ब्रांच में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्लाइड हम लोगों का आप लोगों का सामने है। ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है जब फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये शिफ्ट है 29 अप्रैल 2016 CBT 1 एनटीपीसी का। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि जब मैं क्वेश्चन एक जगह में कर रहा था तो मुझे ये शिफ्ट का जो शिफ्ट है ये शिफ्ट मुझे पहले मिला, तो इसीलिए मैंने इसको पहले ले लिया। तो इसके बाद से हम लोग कंटिन्यूसली करेंगे और भी प्रीवियस से। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते चलते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। अ साउंड वेव आर डैश वेव्स, तो इसमें क्या ऑप्शन है आपका? प्रेशर वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है? फाइंड द फॉल्स वन। इसका मतलब साउंड वेव कौन सा वेव नहीं है, तो यहाँ पे हम लोगों का जवाब बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसे? देखिए, अगर जैसे ये मैंने क्लास में भी करा के रखा हुआ है, तो आप में से जो लोगों ने मेरा क्लास किया है उन लोगों को पता होगा। वेव हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मैकेनिकल वेव और एक है आपका नॉन मैकेनिकल। ठीक है, ऐसे ही नॉन मैकेनिकल वेव। अभी मैकेनिकल वेव दो तरह का आता है, एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव और एक होता है आपका ट्रांसवर्स वेव। तो ये जो मैकेनिकल वेव के अंदर में ही आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी आ जाता है और आपका ये इसी के अंदर में आ जाता है। और ट्रांसवर्स वेव जैसे कि आपको मालूम है, अगर ये आपका जो हम लोग मीन पोजीशन पकड़े किसी भी पार्टिकल का, तो अगर वेव ऐसे 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 जा रहा है और इधर से अगर सडन पुश आए या फिर एनर्जी आए तो ये कहीं पे डेंस हो जाएगा, कहीं पे लाइट हो जाएगा, फिर कहीं पे डेंस हो जाएगा, कहीं पे लाइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या? जहाँ पे डेंस हो रहा है वहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसीलिए साउंड वेव को हम लोग एक तरह से प्रेशर वेव भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका जवाब बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, और एक बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट नीड एनी मीडियम। तो ये मैंने क्लास में भी करा रखा है, तो होपफुली आप लोगों को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अच्छा, देखते हैं हम लोगों का जो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर लाइट हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा हम लोगों का? तो इसमें हम लोगों का आंसर बनेगा ऑप्शन सी। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों को समझ के रखना होगा। लोवेस्ट रेड कलर लाइट, और अगर पूछा जाए आपका हाईएस्ट, तो ये हो जाएगा आपका वायोलेट। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे और डिस्कस करने जैसा कुछ नहीं लग रहा फिलहाल। तो अभी हम लोग जो नया क्वेश्चन है या फिर नया स्लाइड है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, द ओनली मेटल विच इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, तो इसका जवाब देखते ही बनता है आपका मर्क्यूरी। अभी देखिए, हम लोग किसी भी मैटर को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स। तो इसमें से ज़्यादातर मेटल्स क्या होते हैं? ज़्यादातर मेटल्स होते हैं आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। और इसी में आपका एक्सेप्शन भी आएगा। जैसे कि देखिए, ज़्यादातर आप अगर पढ़ेंगे तो नॉन मेटल का प्रॉपर्टी में आप पढ़ेंगे कि नॉन मेटल्स आर जनरली नॉट
गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कुछ कुछ नॉन मेटल्स है जो कि बहुत अच्छा कंडक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल आप पकड़ लीजिए ग्राफाइट। ये आपका एक नॉन मेटल है बट वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर। एंड अगर हम लोग मेटलाइट का बारे में अगर पढ़े तो एक मेटलाइट आपका है बिस्मथ, वो भी आपका कंडक्टर है बट पुअर कंडक्टर। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन किडनी फॉर्मिंग कंपाउंड, किडनी स्टोन फॉर्मिंग कंपाउंड। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट। तो अगर कैल्शियम ऑक्सलेट ना हो के आपको इसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, तो इसका फॉर्मूला है CaC2O4। ठीक है, तो अभी इसमें तो ये सब्सटेंस तो बहुत जगह में यूज़ हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसके बारे में यहाँ पे और कुछ नहीं रखा है। ठीक है, द फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब। तो फिलामेंट आपका यहाँ पे किससे बनता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, प्लैटिनम, उसका बाद है आपका टेंटलम, उसका बाद टंगस्टेन एंड एंटीमनी। तो ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर आप लोगों को मालूम ही होगा। तो ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, अभी क्या पूछा जा रहा है, अभी पूछा जा रहा है व्हाट इज C12H22O77। देखिए हम लोगों को मालूम है ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, राइट। तो अभी ये क्या है, ये कुछ भी नहीं, ये एक शुगर का ही फॉर्म है, इसे कहते हैं सुक्रोज। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इसे कहते हैं सुक्रोज एंड ऑल्सो नोन एज कॉमन शुगर। ठीक है, अच्छा अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच इज नॉट द इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन। तो नॉइस पोल्यूशन कैसे होता है, तो हम लोग सभी को मालूम है, ये साउंड चैप्टर से क्वेश्चन है। तो नॉइस पोल्यूशन में से कौन सा नीचे का ऑप्शन है जो नॉइस पोल्यूशन का कारण नहीं है? डेथ ऑफ एनिमल्स, टिनिटस, हाइपरटेंशन एंड ओजोन डिप्लीशन। तो देखिए आप, ये तीनों ही नॉइस पोल्यूशन का कारण है, इसका मतलब हम लोगों का आंसर बनेगा ओजोन डिप्लीशन। आई होप यहाँ तक आप लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने कहा था कि जो पहला स्लाइड है एक्चुअली वो सेट मुझे पहले मिल गया था, तो इसलिए मैंने उसका आंसर पहले बनाया था। तो वो तो 2 अप्रैल का था। तो यहाँ से अभी आपका एकदम जो फर्स्ट डे हुआ था ये वहाँ से है। जितना एडवांस मुझको क्वेश्चन मिल रहा है तो मैं उतने से आप लोगों को कराने का कोशिश करूँगा। अच्छा, अभी ये है आपका जो 28 मार्च 2016 का सेकंड शिफ्ट का क्या पूछा जा रहा है, द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज। तो देखिए यहाँ पे आपको तो आंसर शायद पता चल ही गया होगा, ऑर्निथोलॉजी। तो ये होगा आपका आंसर। लेकिन इसके साथ साथ जो ये जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कि क्या कह रहा है। सो देखिए एंटोमोलॉजी, ठीक है, एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अभी जहाँ जहाँ पे कुछ भी डिस्कस करने का डिस्कस करने जैसा रहेगा या फिर कुछ पॉइंट्स रहेंगे जो हम लोगों को जानना इम्पोर्टेंट रहेगा, तो वो चीज़ें हम लोग साथ साथ करते चलेंगे। और साथ साथ कुछ जो कि सोच लीजिए आपका मतलब आंसर के बाहर में भी जो सब पॉइंट्स है तो वो भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो ऑर्निथोलॉजी जो कि है ये तो हम लोगों का आंसर ही हो गया, द स्टडी ऑफ बर्ड्स। उसके बाद है आपका ऑन्कोलॉजी। तो ऑन्कोलॉजी ये भी आप लोगों को बहुत बार बहुत जगह में मिला होगा, स्टडी ऑफ कैंसर।
राइट। ठीक है, उसके बाद है हार्पेटोलॉजी। हार्पेटोलॉजी क्या है? हार्पेटोलॉजी है जो सरीसृप है उसका जो स्टडी कहते हैं उसे कहते हैं हार्पेटोलॉजी, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। ठीक है। अच्छा, अभी देखते हैं जो हम लोगों का 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए अब क्या कह रहा है यहाँ पे, द सेकेंड मोस्ट अवेलेबल एलिमेंट इन द यूनिवर्स। देखिएगा यहाँ पे आप लोग एक चीज ख्याल कीजिएगा, अगर आपका क्वेश्चन यूनिवर्स है तो आपका जवाब दूसरा बनेगा, लेकिन अगर आपका जो क्वेश्चन अर्थ है तो वो उसका आंसर अलग बनेगा। अगर कोर है तो उसका आंसर अलग बनेगा, अगर अर्थ का अपर सरफेस है तो उसका आंसर भी अलग बनेगा। तो आप लोगों को देखना होगा। और दूसरी चीज यहाँ पे आपको एलिमेंट पूछा गया है, ठीक है, यानी कि हिंदी में अगर कहें तो तत्व। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा, ऑप्शंस देख लेते हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, आयरन है। तो आपका जो सेकेंड मोस्ट अवेलेबल एलिमेंट इन द यूनिवर्स होगा वो होगा आपका हीलियम। ठीक है, तो ये हो गया आपका हीलियम। अच्छा, तो अभी जो बाकी ऑप्शंस हैं तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ। तो देखिए अगर आपको पूछा जाए कि ये तो आपका सेकेंड मोस्ट अवेलेबल एलिमेंट हुआ ना, अगर आपको फर्स्ट पूछा जाए तो ये होगा आपका फर्स्ट, यस, हाइड्रोजन। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। अच्छा, सेकंड आपको मालूम चल गया, ये हो जाएगा आपका सेकंड जो कि आपका आंसर है। तो उसके बाद थर्ड कौन सा होगा? तो थर्ड होगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, थर्ड होगा आपका ऑक्सीजन, फोर्थ होगा आपका कार्बन। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए गैसियस स्टेट में अर्थ में तो फिर आपका जवाब बनेगा नाइट्रोजन। तो ज़्यादातर क्या करते हैं कि मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट देखते ही नाइट्रोजन पे क्लिक कर देते हैं। तो वैसा नहीं, पहले आप देखिएगा कि आपको कहाँ से पूछा गया है, किस जगह में पूछा गया है, और दूसरा चीज़ आपको क्या पूछा गया है। ठीक है, और एक चीज़ बता दूं इसके साथ साथ, अभी हम लोगों के पास टोटल 118 एलिमेंट है। टोटल अभी 118 एलिमेंट है, जिनमें से आपका 98 आपका नेचुरल एलिमेंट है। ठीक है, 98 आपका नेचुरल एलिमेंट है, और जो बाकी 20 है ये आपका सिंथेटिक या फिर कह सकते हैं जो आर्टिफिशियल या फिर जो मेडेड है, तो वो है। और उसके बाद अभी जो ये 118th, ये जो आखिरी वाला एलिमेंट है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं यूनोक्टियम, UNOCTIUM। ये आपका जो लास्ट फाउंडेड एलिमेंट है ये यही है। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। और यहाँ पे जो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को दिया है, तो यहाँ से भी आप लोगों के क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अभी देखिए क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इथानॉल कैन बी ऑब्टेन्ड। अच्छा, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इथानॉल कैन बी ऑब्टेन्ड। आपका जो ऑप्शंस है राइस, सनफ्लावर, शुगर केन एंड व्हीट। तो यहाँ से जो जो हम लोगों का क्वेश्चन बन सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इथानॉल का साइन क्या होता है? C2H5OH। ठीक है, तो ये हो गया आपका इथानॉल का साइन। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जो आंसर का बात कर लेते हैं, तो आंसर होगा हम लोगों का शुगर केन, यानी कि शुगर केन से हम लोगों का इथानॉल जो अल्कोहल है वो ऑब्टेन किया जाता है। अच्छा,
तो अभी बाकी का जो ऑप्शंस दिया हुआ है उनमें से थोड़ा सा अगर हम लोग डिस्कस कर ले, तो यहाँ पे देखिए राइस, राइस से हम लोगों को क्या मिलता है, राइस से या फिर क्या ऑप्टेन किया जाता है, तो राइस से हम लोगों को मिलता है थायामीन। तो ये किस चीज़ का केमिकल नेम है, तो ये है आपका विटामिन B1 का थायामीन, राइट। और जो सनफ्लावर है यहाँ से हम लोग क्या ऑप्टेन करते हैं, तो यहाँ से हम लोग ऑप्टेन करते हैं बायोडीजल, ठीक है। तो होपफुली यहाँ से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और क्वेश्चन जो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं लगता नहीं कि ज़्यादा डिस्कस करने का कोई ज़रूरत है। और तो उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच डिजीज टेक्स प्लेस इन द लैक ऑफ विटामिन ए। ऑप्शन है आपका नाइट ब्लाइंडनेस, बेरीबेरी, एनीमिया, ट्यूबरकुलोसिस। अच्छा, तो पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑब्वियसली नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि आपका विटामिन ए की वजह से होता है। अभी देखिए बेरीबेरी, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है आपका B1 की वजह से, यानी कि इन द लैक ऑफ विटामिन B1 बेरीबेरी डिजीज टेक्स प्लेस। अच्छा, अभी एनीमिया, जिसको हम लोग खून की कमी के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपका विटामिन B12 के जो कमी है इस वजह से होता है। और उसके बाद है आपका ट्यूबरकोलाइसिस। अच्छा, तो एक बात बता दूं कि ट्यूबरकोलाइसिस का ये किसी कमी की वजह से नहीं, लेकिन इसका जो वैक्सीन है BCG ये यूज में आता है इसके लिए, ठीक है। तो मैं अभी इनका एक डिटेल्स आपको दे रहा हूँ। अभी देखिए ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप लोग जो कौन से विटामिन का जो केमिकल नाम क्या है वो आप लोग ज़्यादातर याद नहीं रख पाते हैं, क्योंकि मतलब कन्फ्यूज़न सा हो जाता है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे याद रखा जाए। तो एक छोटा सा ट्रिक है, तो इस ट्रिक से आई होप कि आपको हेल्प मिलेगा। तो इस ट्रिक का नाम है रथ एक टोपी, ठीक है। रथ एक टोपी। तो र का मतलब क्या, र का मतलब हो गया आपका रेटिनॉल। TH का मतलब क्या, TH का मतलब हो गया आपका थायामीन। अच्छा, अभी एक A फॉर एस्कॉर्बिक एसिड, K फॉर कैल्सीफेरॉल, T फॉर और टोकोफेरॉल एंड P फॉर, तो P फॉर होगा आपका फाइलोक्विनन। अच्छा देखिए, फाइलोक्विनन हो गया, तो अभी कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ नीचे नीचे लिखते जाइए। ये आपका A का हो गया, B का हो गया, ये आपका C का हो गया, ये आपका C का हो गया, ये आपका D का हो गया, ये आपका E का हो गया, और ये आपका K का हो गया। तो इस ट्रिक से आप लोग इसको याद रख सकेंगे, और कभी भी आपका जो विटामिन का केमिकल नेम है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो ठीक है, अभी हम लोग नया क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पॉइंट ऑफ द लीवर इज ऑलवेज फिक्स्ड और कांस्टेंट, ठीक है। तो ठीक है, कोई भी एक लीवर पकड़ लीजिए, ठीक है। हम लोग एक लीवर पकड़ते हैं, सोचिए इस तरफ वेट है, ठीक है, इस तरफ वेट है। तो यहाँ पे आपका जो है फलक्रम है, और यहाँ पे आपका पकड़ लीजिए आप इफर्ट है। तो देखिए आप जब इफर्ट में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो लोड का डायरेक्शन है ये यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो कौन सा पॉइंट यहाँ पे है जो कांस्टेंट रह रहा है, तो ये है आपका फलक्रम। तो मैंने जब मैकेनिक्स का क्लास कराया था, तो जो भी मेरे से पढ़े हैं तो उन लोगों को मालूम होगा ये चीज़। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो लीवर 1 2 3 टोटल मैकेनिक्स कंप्लीट है, तो ये उन लोगों को मालूम होगा। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा
मतलब डाउट होने का कोई चीज़ नहीं है। तो अभी हम लोग एकदम आराम से पढ़ते चलेंगे, ज़्यादा एकदम ब्रेन में प्रेशर लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोग इस तरह के और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो आप लोग हमारे ब्रांच में कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों के ब्रांच में आप लोग जो पेड बैचेस हैं तो उसके बारे में भी आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं, अगर आप लोग एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं, हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर है वो है 13। क्या कह रहा है? गैनीमेड इज द मून ऑफ विच प्लैनेट। अच्छा, मैं ऊपर का मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बोर्ड वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, देखिए, सबसे पहली बात, गैनीमेड, ठीक है, क्या है? गैनीमेड इज द मून ऑफ विच प्लैनेट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में आप जान लीजिए, गैनीमेड इज द बिगेस्ट मून। ठीक है, तो गैनीमेड इज द बिगेस्ट मून, सेकेंड वन। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है? अगर ये बिगेस्ट है तो ऑब्वियसली हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किसका होगा आंसर। यस, ये होगा आपका जुपिटर का, विच इज लार्जेस्ट प्लैनेट। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बिगेस्ट के बारे में। तो अगर ये बिगेस्ट के बारे में है तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट मून। तो आप लोग अगर हो सके तो आप लोग पास पास आप लोग भी लिख लीजिए स्मॉलेस्ट। अच्छा, स्मॉलेस्ट का नाम क्या है? स्मॉलेस्ट का नाम है डिमॉस। इट इज द स्मॉलेस्ट मून एंड इट बिलोंग्स टू द प्लैनेट मार्स, राइट? ठीक है। अच्छा, तो अभी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में, जो बाकी के ऑप्शंस है क्या कहते हैं। तो देखिए वीनस, तो वीनस ये हो जाएगा आपका हॉटेस्ट प्लैनेट। ये हो जाएगा आपका हॉटेस्ट प्लैनेट। एंड मर्क्यूरी, मर्क्यूरी क्या? मर्क्यूरी है आपका स्मॉलेस्ट प्लैनेट। अभी आ गया आपका सैटर्न। देखिए सैटर्न का भी मून है, तो उनमें से एक है आपका टाइटन। याद रखना पड़ेगा, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट मून। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन से हम लोगों को कितने सारे चीजें पता चली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गैनीमेड इज द बिगेस्ट मून, और ये किस प्लैनेट का है? ये है आपका जुपिटर का है। अच्छा, तो इसी के साथ अगर हम लोग बिगेस्ट पर रहे हैं तो हम लोगों को स्मॉलेस्ट भी मालूम होना चाहिए। अच्छा, ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट जो कि है डिमॉस। ये किसको बिलोंग करता है? ये मार्स का मून है। अच्छा, मार्स का और एक है, दैट इज आपका फोबॉस, तो मैंने वो नहीं लिखा, तो चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। मार्स के दो मून है, एक है आपका डिमॉस और एक है आपका फोबॉस। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कंप्लीट मिल रहा है, और बहुत जितना हो सकता है इजी तरीके से मैं इसको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अभी चलते हैं हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर। द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर गैलेक्सी। तो कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया है ना, तो कुछ ही देर पहले मैंने आपको इसका आंसर बताया, तो इसका आंसर बन जाएगा कौन सा? सी, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इज मर्क्यूरी एंड द लार्जेस्ट इज कौन सा? जुपिटर। अभी देखिए यहाँ पे प्लूटो के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे प्लूटो के बारे में आप लोग सिर्फ इतना लिख लीजिए, इट हैज बीन, मतलब इसको ड्वार्फ प्लैनेट का जो दर्जा दिया हुआ है। तो ये कब, ये आपको ये घोषणा किया गया था इन 2006, ड्वार्फ इन 2006,
इसको ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया है। अभी देखिए सन, अभी सन से पकड़ लीजिए ये आपका सन है, तो सन से आपको अगर इसको एकदम सीरियल वाइज आपको अगर याद रखना है कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पे है, तो आप सिर्फ इस सीक्वेंस को याद रखिए, एम वी ई एम जे एस यू एन। तो मैं लिख नहीं रहा, मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो यहाँ से आपको सारे जो प्लैनेट्स हैं, सारे प्लैनेट्स के नाम कवर हो रहे हैं, देखिए आप। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज यूज टू मेजर फैटनेस। तो अभी देखिए फैटनेस को मेजर करने के लिए कौन सा चीज या फिर कौन सा ऑप्शन यूज होता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो होगा आपका आंसर बी। अच्छा, बीएमआई। तो बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होगा? बीएमआई का फुल फॉर्म होगा आपका बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, तो ये होगा आपका बीएमआई का फुल फॉर्म। तो ये चीज़ आपको जो आपके बॉडी का फैट है उसको मेज़र करने के लिए आपको यूज़ होता है। हेलो, थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम था शायद। अच्छा, तो ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, द ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स इज नोन एज। तो देखिए ये क्वेश्चन बायोलॉजी का है, तो एक्चुअली में जब मैं क्वेश्चन बना रहा था तो एक बार में मैंने जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस और कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन भी डाल लिए। तो नेक्स्ट टाइम से सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस रहेंगे मेरे सेशन में, क्योंकि जो बायोलॉजी के सर हैं तो वो आप लोगों को बायोलॉजी करा देंगे। ठीक है, तो अभी देखिए क्या बोल रहा है, द ग्रुप ऑफ डॉल्फिन इज नोन एज। अच्छा, तो डॉल्फिन्स के बारे में जान लेते हैं कि इसको शायद 2006 या 7 में इसको नेशनल एनिमल का दर्जा दिया हुआ है बाय इंडियन गवर्नमेंट। अच्छा, तो ये हम लोगों के जो गंगा रिवर में है सबसे ज़्यादा मिलते हैं। अभी देखिए जो इसका आंसर बनेगा, द ग्रुप ऑफ डॉल्फिन इज नोन एज, तो आपका आंसर होगा पॉड। ठीक है, तो अभी गैंग किसको कहते हैं, कॉलोनी किसको कहते हैं, स्लेव किसको कहते हैं। तो देखिए जो ये जो गैंग है ना, ये एक एनिमल होता है, ये आपका साउथ ईस्ट अफ्रीका में पाया जाता है, इसको कहते हैं एल्क। तो इसके जो झुंड है, इसके झुंड को गैंग कहते हैं। अगर हम लोग कॉलोनी की बात करें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एल्क के झुंड को ही गैंग कहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके बाद कॉलोनी, तो आप लोगों ने ये बहुत बार सुना होगा, एंट कॉलोनी। अगर आप लोग नेशनल जियोग्राफिक या फिर डिस्कवरी देखते हैं तो आपने ये चीज़ बहुत बार सुना होगा। अच्छा, जो फोर्थ ऑप्शन है, ये होगा आपका ग्रुप ऑफ बियर्स। ठीक है, ओके। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे। द नेम ऑफ फर्स्ट एनिमल टू स्पेस। अच्छा, तो ये हम लोगों ने शायद क्लास 7-8 में पढ़ा होगा कि वो एक कुत्ता था, उसका नाम था लाइका। अच्छा, लेकिन ये किस देश के द्वारा भेजा गया था? तो ये भेजा गया था आपका रशिया, उस टाइम में सोवियत यूनियन। ठीक है, अच्छा, किस में भेजा गया था? स्पुतनिक 2। अच्छा, कब भेजा गया था? 3 नवंबर 1957। ठीक है,
तो यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ओके, तो अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है आपका, विच इंस्ट्रूमेंट इज मेजर्ड यूज टू फाइंड अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए पानी के नीचे चीज़ें ढूंढने के लिए क्या चीज़ क्या यूज़ होता है। अच्छा, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक एक करके जो ऑप्शंस हैं उनको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेज़र। तो लेज़र हम लोग, नाम भी बहुत बड़ा है, मैं इसको थोड़ा बाद में बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपका रडार, सोनार, ये दोनों आपका एक ही प्रिंसिपल में काम करते हैं। रडार और सोनार ये दोनों ही आपका साउंड का जो रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल है उनमें काम करता है। तो रडार हो गया आपका जो एयर सरफेस में, और सोनार हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका अंडर वाटर। इसका मतलब सोनार होगा आपका आंसर। तो अभी लेजर, सोनार, रडार, स्क्यूबा, तो स्क्यूबा को भी बोल लेते हैं। तो स्क्यूबा, स्क्यूबा एक एक्चुअली गेम है, तो एडवेंचर गेम है। तो इसको हम लोग बहुत जगह में आप लोगों ने सुना भी होगा, स्कूबा डाइविंग, वो था ना जिंदगी में ना, क्या जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, वैसा। तो अभी यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रडार सोनार का प्रिंसिपल मैंने अपने क्लास में कराया हुआ है, तो हाँ, उन लोगों को तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जो ये क्लास को कर चुके हैं मेरा। तो अभी लेज़र का बारे में बात करते हैं। तो लेज़र का फुल फॉर्म क्या है। तो लेज़र का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलस emission of radiation। ठीक है, तो ये है आपका लेज़र का फुल फॉर्म। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ एग्जाम में आप लोग देखेंगे कि फुल फॉर्म ही पूछ लिया, तो इसलिए मैंने ये आपको बताया। अच्छा, अभी हम लोग चलते हैं रडार। रडार का मतलब क्या है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और ये हो गया आपका एक एडवेंचर गेम। ठीक है। अच्छा, अभी सोनार कैसे काम करता है देखिए। सोनार आपका समुद्री तल में काम करता है। तो फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक बोट है, ठीक है। ये समुद्री तल में, सपोज कीजिए कि ये अपना जो जो समुद्र का जो डेप्थ है वो मेज़र करना चाह रहा है। तो एक बोट का अंदर में तीन जो पोर्शन रहते हैं, ठीक है। तो एक एक होता है आपका जो साउंड को ट्रांसमिट करता है, दूसरा है आपका जो साउंड को रिसीव करता है, ठीक है। तो अभी देखिए ये काम कैसे करता है। फॉर एग्जांपल अगर साउंड को यहाँ से छोड़ा गया तो ये जो समुद्र का सतह है वहाँ पे, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये फिर वापस बोट की जो रिसेप्टर है वहाँ तक आता है। उसके बाद क्या होता है, अगर हम लोग इसको अगर ध्यान से देखें तो, और इसको अगर हम लोग परपेंडिकुलरली एकदम ऐसे ड्रॉ करें, तो देखिए हम लोगों को हाइपोटेनस का एक एक मतलब राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। तो अभी इसका हाइपोटेनस ढूंढ के हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, एकदम बेसिक सा ये है, जस्ट वही फॉर्मूला बैठा के हम लोग कर सकते हैं। तो ये मैंने क्लास में भी बहुत डिटेल्स में इसको डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ भी इसको देख सकते हैं। ओके, क्या बोल रहे हैं अभी 19th क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ पोलियो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जोनास सैल्क। ठीक है, अभी देखिए
जो मैरी कुरी, लुइस पैस्टर एंड आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन लोगों का भी जो हम लोगों के जो साइंस है, साइंस में इन लोगों का भी बहुत बड़ा अवदान है। थोड़ा अगर हम लोग इसके बारे में भी जान ले तो अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैरी कुरी। अच्छा, तो ओनली लेडी टू गेट टू नोबल इन साइंस, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं, इन्होंने ही पहले रेडियम एंड पोलोनियम का आविष्कार किया था, ठीक है। अभी जोनास साक, तो ये तो हम लोगों का आंसर हो गया। अभी है लुइस पैस्टर। तो एक चीज़, पेस्ट पेस्टराइजेशन जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस का भी पहली बार इन्होंने ही हम बताया था, या फिर जो डिफाइन किया था। एंड इसके साथ साथ रेवीज रेविस का जो टीका है ये भी उन्होंने ही बताया था। एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन कहाँ से मिलता है? पेनिसिलियम, राइट। तो होपफुली यहाँ पे किसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलते, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। द स्मॉलेस्ट बोन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। अच्छा ठीक है, तो कौन सा है? तो सबसे पहले ज़्यादातर को मालूम होगा ये, तो इसका आंसर बनेगा आपका स्टेपिस। अभी देखिए, ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट बोन। तो लार्जेस्ट कौन सा है? दिस वन, राइट। ये हो गया आपका लार्जेस्ट। अच्छा, अभी जो दो और एग्जांपल्स दिया हुआ है, तो उसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, टीबिया, ये है आपका सेकेंड लॉन्गेस्ट, ठीक है। ये है आपका सेकेंड लॉन्गेस्ट। कहाँ पे मिलता है? लेग में, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद है आपका, अगर आप थर्ड लॉन्गेस्ट का बारे में भी पूछेंगे तो थर्ड होगा आपका फिब्यूला, ठीक है। अच्छा, और ट्रेपिजियम, ये हो गया आपका जो हम लोगों के हाथ है, हाथ में ये बोन होते हैं, ठीक है। ओके, हु डिराइव्ड इकोसिस्टम, ठीक है। अच्छा देखिए एक चीज, हु डिराइव्ड इकोसिस्टम, अगर आपको पूछा जाए कि हु डिराइव्ड, अगर वर्ड ये रहे डिराइव्ड, तो आपका जवाब बनेगा आर्थर टेंसली, ठीक है। अगर ये रहे डिराइव्ड, अगर रहे हु टर्म्ड, तो ये होगा आपका रॉय क्लॉफर्न, ठीक है। तो अगर रहे टर्म्ड, ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। द ओनली बर्ड दैट फ्लाई बैकवर्ड, तो जो आपका ऑप्शन है, हमिंग बर्ड, कीवी, एल्बाट्रॉस एंड ईगल। अच्छा, तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा होगा? शायद आप लोगों ने गेस कर लिया होगा यहाँ तक, तो आपका आंसर होगा हमिंग बर्ड। अच्छा, और एक चीज, ये आपका स्मॉलेस्ट बर्ड है विच कैन फ्लाई बैकवर्ड। अच्छा, तो बिगेस्ट बर्ड कौन सा है? अगर हम लोग स्मॉलेस्ट जान रहे हैं तो हम लोगों को बिगेस्ट भी जानना पड़ेगा। तो हम बिगेस्ट होगा ऑस्ट्रिच, ठीक है। तो बिगेस्ट बर्ड होगा आपका ऑस्ट्रिच। और जो और क्या है इसमें, अच्छा ये कीवी, ये आपका न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड है, ठीक है। तो
यहाँ तक शायद काफ़ी रहेगा। तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में चलते हैं। 23 क्या वो बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। तो देखिए चेंजेस दो तरह का होता है, क्या क्या, एक है फिजिकल चेंज, एक है आपका केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज कौन सा होता है, फिजिकल चेंज में जो आपका जो पहले वाला रिएक्टेंट है वो आपको फिर से मिल जाता है, ठीक है। जैसे मोम का पिघलना, मार्क कीजिएगा मेरा वर्ड, मैंने कहा पिघलना, मतलब आप मोम को पिघला सकते हैं तो उसका फॉर्म लिक्विड हो जाएगा, फिर आप उसको अगर आप थोड़ा सा ठंडा होने दें तो फिर आपको सॉलिड मोम मिल जाएगा, यानी कि वो फिर से पिछले वाले अवस्था में चला आया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मोम का जलना, तो मोम अगर जल जाता है ना तो उसको हम लोग फिर से हम लोग उसको वापस से ड्राइव नहीं कर सकते हैं, रिट्राइव नहीं कर सकते हैं। तो जो बाद वाला चेंज हुआ उसे हम लोग कहेंगे केमिकल चेंज। तो इसका मतलब केमिकल आपको चेंज दो तरह का मिल गया, ठीक है, एक है आपका फिजिकल चेंज, एक है आपका केमिकल चेंज। तो इसमें से पूछा गया है आपको कौन सा केमिकल चेंज होगा। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किस प्रोसेस को कहते हैं, सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड टर्न्स इनटू गैसियस डायरेक्टली विदाउट टर्निंग इन लिक्विड फॉर्म। तो इस अवस्था को हम लोग कहेंगे सब्लिमेशन। और क्रिस्टलाइजेशन किसको कहेंगे, क्रिस्टलाइजेशन हम लोग कहेंगे लिक्विड टू सॉलिड। अच्छा मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख देता हूँ। तो सब्लिमेशन में क्या होगा, सॉलिड टू डायरेक्ट गैसियस और गैस, ठीक है। और क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन जो लिक्विड है, लिक्विड से अगर ये सॉलिड की तरफ जा रहा है इसका स्टेट, तो ये प्रोसेस को हम लोग कहेंगे क्या, क्रिस्टलाइजेशन। तो उसके बाद डिस्टिलेशन क्या है, डिस्टिलेशन है कुछ भी नहीं, टू सेपरेट द पार्टिकल्स फ्रॉम एन मिक्सचर, यही आपका डिस्टिलेशन है। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है, देखने में तो एकदम शांत सा लग रहा है कि एकदम चुपचाप है, न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा तो न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है देखिए वो कुछ इस तरह का है कि जब एसिड एंड बेस का, जब एसिड एंड बेस का जो रिएक्शन होता है ना तो उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड प्लस बेस जब ये होता है ना तो इसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। इसमें आपका सॉल्ट एंड वाटर क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं एसिड एंड जो बेस का रिएक्शन है उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ नोबल मेटल। अच्छा अभी देखिए अब हम लोगों को तो नोबल गैस मालूम है ना। तो अभी नोबल मेटल क्या होगा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखते चलते हैं। तो देखिए नोबल मेटल, नो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें आपका ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसका मतलब क्या, जिसमें जंग नहीं लगता, उस मेटल को हम लोग केमिस्ट्री के भाषा में नोबल मेटल कहते हैं। तो जो ये सारे ऑप्शंस हैं इनमें से आपका आंसर बनेगा सिल्वर, ठीक है। अगर और भी कुछ नोबल मेटल्स के हम लोग बात करें तो रुथेनियम, रोडियम, सिल्वर तो आपका ऑप्शन में ही हमने बता दिया। उसके बाद ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम एंड गोल्ड, ठीक है। सिल्वर भी होता तो सिल्वर मैंने यहाँ पे टिक किया है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको नहीं लिखा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ नोबल मेटल, दैट इज सिल्वर, ठीक है। ओके
तो यहाँ पे एक आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज लाइट पेन। तो लाइट पेन जो है वो एक्चुअली में क्या चीज़ है। तो लाइट पेन देखिए, लाइट पेन है आपका एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है। अच्छा, तो यहाँ पे मेरा वो क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, मिसप्रिंट हो गया, तो खैर कोई बात नहीं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन, ठीक है। तो अभी देखिए सन में जो ये होता है, इसका एनर्जी का सोर्स क्या है। तो इसका एनर्जी का जो सोर्स है, इसका आंसर बनेगा आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब क्या, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके एक बड़ा पार्टिकल बनते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, फ्यूजन। और जब एक बड़ा पार्टिकल जो कि धीरे धीरे टूटता है, ठीक है, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। अच्छा, तो अभी इसको हम लोग अगर और इजी तरीके से सोचे तो देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन जो आपका हाइड्रोजन बॉम्ब है ना, हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब आपका इस प्रोसेस में काम करता है, और आपका जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो आपका फिजन प्रोसेस में काम करता है, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए फुल फॉर्म ऑफ रडार। देखिए मैंने जो एक शिफ्ट या दो शिफ्ट पहले ही एक क्वेश्चन कराया था कि सोनार का फुल फॉर्म या फिर रडार का फुल फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए फिर से रडार का फुल फॉर्म आ गया। तो रडार का फुल फॉर्म क्या होगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कस करने जैसा ज़्यादा बात नहीं है, तो इसलिए मैं अभी दूसरे स्लाइड पे जा रहा हूँ। ओके, अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअली क्या है, देखिए ये हम लोगों का अर्थ सरफेस है, ठीक है। अभी यहाँ से जो सन का लाइट या फिर सन का रोशनी या फिर सन का जो हीट है वो हमारी सरफेस में आता है। तो इसके ऊपर हमारे जो अर्थ सरफेस के ऊपर ना एक और एक मतलब लेयर बना हुआ है। तो अभी क्या होता है, जब हीट यहाँ पे घुस जाता है ना, तो रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं निकल पाता है, तो वो यहाँ पे एक सतह में ट्रैप होके रह जाता है। तो ये जो लेयर है ना, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस लेयर, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो इसमें आपका आंसर बनेगा बी। कैसे, अभी देखिए, देखिए अगर ऑप्शन में आप लोगों को बहुत सारा चीज़ें रह सकते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर वेपर, तो वाटर वेपर भी आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट में पड़ता है, या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस के अंदर में पड़ता है। तो आपको सबसे ज़्यादा याद रखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, सेकेंड होता है आपका मीथेन की वजह से, एंड थर्ड में आता है आपका वाटर वेपर की वजह से। तो देखिए अगर ये तीनों ऑप्शन में अगर कोई भी दो ऑप्शन आपके पास रहेगा तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले टिक करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोसेस इन विच सनलाइट गेट्स डिवाइडेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दैट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड रेडिएशन। अच्छा, तो अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा क्या है। फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन को पहले हम लोग देखते हैं। सोचिए ये एक स्मूथ सतह है, यहाँ से आपका रोशनी आया और जिस एंगल में आया उसी एंगल में ये लौट गया। तो एंगल को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, एंगल को हम लोग यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हुए करेंगे। तो अगर ऐसे करके आके एकदम इसका जो इंसिडेंट एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। तो अगर ये दोनों का वैल्यू सेम होता है, इसका मतलब क्या, लाइट जिस तरफ से आया या फिर जिस तरीके से आया उस तरीके से चला गया, तो इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन, अच्छा ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया। अभी रिफ्रैक्शन क्या होगा, सोचिए
कि आप एक ग्लास में, ठीक है, एक ग्लास में आपने पानी भर के रखा है और उसमें आपने क्या किया, एक चम्मच को ना आपने ऐसे रख दिया, ठीक है। तो आप जब इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये थोड़ा सा ना बेंड हो चुका है, थोड़ा सा ये बेंड हो गया है, या तो इस तरफ या तो इस तरफ। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा मीडियम डेंस है, कौन सा मीडियम आपका लाइट है। तो ये आपका ऑब्वियसली लाइट, ये डेंस होगा, ठीक है। तो इस घटना को कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये जो बाकी के कॉन्सेप्ट्स हैं तो ये मैं क्लास में मैंने इसको सभी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक कॉमन आइडिया लेके चलेंगे। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन, ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन। एंड थर्ड वन इज डिस्पर्शन। डिस्पर्शन, तो डिस्पर्शन क्या है, जब प्रिज्म से सफ़ेद रोशनी गुजरता है तो वो अपना कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड हो जाता है, तो इसी घटना को कहते हैं डिस्पर्शन, ठीक है। एंड द रेडिएशन, तो रेडिएशन क्या है, देखिए रेडिएट मतलब, इसको अगर हम लोग काफ़ी इजी तरीके से समझे, जैसे सर्दियों में आप लोग आग के पास बैठते हैं ना, तो आपको गर्मी लगता है, लेकिन आप तो आग में हाथ तो नहीं डाल देते ना, लेकिन आपको गर्मी दूर से ही फील होता है ना, तो उसी चीज़ को कहते हैं रेडिएशन, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको डाउट नहीं हुआ होगा। अच्छा, अभी हम लोग चलते हैं द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, तो यहाँ पे अभी तो बताने जैसा कोई बात नहीं है। तो एक्चुअली में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर में आप जो बेकिंग सोडा है इनका यूसेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल हम लोग एमसीक्यू लेके डिस्कस कर रहे हैं, तो एमसीक्यू पे ही रहेंगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब क्या, NaHCO3, that is sodium bicarbonate, and sodium carbonate Na2CO3, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए एक चीज, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, तो कैसे याद रखें, याद रखिएगा कि बाइकार्बोनेट नाम बड़ा है तो इसका जो फॉर्मूला है वो भी बड़ा होगा, ठीक है। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, सोडियम क्लोराइड जो हम लोगों का कॉमन सॉल्ट है, एंड ये तो पता ही होगा आप लोगों को कि MnO4, राइट। ओके, अभी देखिए व्हाट इज ग्राफीन। देखिए, ग्राफीन इज नथिंग बट द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। अच्छा, देखिए कार्बन का मेन मेन तो आपका मतलब तीन जो एलोट्रॉप है उसको हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि आपका हो गया डायमंड, हो गया ग्राफीन, हो गया ग्राफाइट, हो गया। लेकिन कार्बन कैन हैव मोर देन, इवन मेनी मोर देन 3 एलोट्रॉप्स, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी की वजह से, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए चंद्रशेखर लिमिट, ये क्या चीज है। अच्छा, चंद्रशेखर लिमिट ये क्या चीज है, चंद्रशेखर लिमिट इज अप्लाइड ऑन स्टार्स, वॉल्केनोस, स्पीड ऑफ द लाइट ऑन वेजिटेशन। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, चंद्रशेखर लिमिट इज अप्लाइड। तो पहले जान लेते हैं कि चंद्रशेखर जी कौन थे। इनका पूरा नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है। ये एक एनआरआई साइंटिस्ट थे, एनआरआई, जिनका जन्म हुआ था इंडिया में, और बाद में इन्होंने यूएसए का जो रेसिडेंस है या फिर सिटीजनशिप उन्होंने ले लिया। अच्छा, तो अभी देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया था। इन्होंने बताया था, या फिर क्यों इनके नाम पे एक मतलब एक साइंटिफिक टर्म यूज हो गया, देखिए मैक्सिमम मास ऑफ अ स्टेबल white
ड्वार्फ स्टार, ठीक है। मैक्सिमम मास ऑफ अ स्टेबल व्हाइट ड्वार्फ स्टार, इसका उन्होंने एक मेजरमेंट दिया था, एक वैल्यू दिया था। तो ये याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए भी क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, और दूसरा क्योंकि ये इंडियन है, तो इंडियन जो साइंटिस्ट होते हैं तो उनका नाम हम लोगों के लिए जानना ज़रूरी रहता है, ठीक है। तो इन्होंने जो वैल्यू बताया था वो वैल्यू क्या है, ये वैल्यू था 1.4 सोलर मास और 2.765 इंटू 10⁻30 kg, ठीक है। अच्छा, तो इसका किसके बारे में बताया था, ड्वार्फ स्टार के बारे में, दैट इज स्टार, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उमामी एक्चुअली इज, तो उमामी क्या है, देखिए, अ प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट, काइंड ऑफ टेस्ट, टाइप ऑफ मेटल, अ ह्यूज ग्रुप ऑफ ट्राइब्स। तो देखिए, उमामी है एक काइंड ऑफ टेस्ट। देखिए, जनरली हम लोगों का जो जो प्रमुख टेस्ट कहते हैं ना, जैसे मीठा, खट्टा, कड़वा, तो ऐसे जनरली 4 प्रमुख टेस्ट हम लोगों को मालूम था कुछ दिन पहले तक। तो कुछ दिन पहले मतलब कुछ सालों पहले तक, जैसे कि 5-6 साल, 10 साल पहले तक। तो उमामी क्या है, देखिए, यह है आपका 5th काइंड ऑफ टेस्ट, उमामी, ठीक है। ये है आपका 5th काइंड, या फिर कह सकते हैं टाइप ऑफ टेस्ट, ठीक है। तो ये कहाँ से मिला, ये जो स्वाद है, ये नया तरह का स्वाद है, ये कहाँ से आया, तो देखिए, ये जापान के समुद्र में पाए जाने वाला एक घास होता है, दैट ग्रास इज नोन एज कम्बुदासी, ठीक है। वो कम्बुदासी ग्रास से इसका जो टेस्ट है लिया गया है। और अगर कहें कि ये एक्चुअली ये स्वाद देखने में किस तरह का है, किस केमिकल कंपाउंड जैसा है, तो वो हो जाएगा आपका ग्लूटामेट, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, तो एकदम सीधी सी बात है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, यूक्लिड। अच्छा, अभी 34th क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द, अच्छा, ये देखिए, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे बहुत सारा शिफ्ट के क्वेश्चन कर लिया, हाँ, तो मैंने वहाँ पे लिखा भी हुआ था, तो मैंने आप लोगों को शायद बताना भूल भी गया। तो ये शायद 29/3/2016 का शिफ्ट 3 है, तो इससे पहले शायद 2 शिफ्ट हो गया है हम लोगों का। तो आप लोग जब वीडियो देखेंगे, आप थोड़ा सा इसको मतलब रिवाइंड कर करके इसका वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू ग्लूटामीटर, ओ सॉरी, ग्लूकोमीटर। तो ग्लूकोमीटर क्या है एक्चुअली, देखिए, ग्लूकोमीटर है मेडिकल डिवाइस, इट इज नॉन मेडिकल डिवाइस यूज टू मेजर ऑक्सीजन इन एयर, इट इज यूज टू मेजर नाइट्रोजन इन एयर। तो इट इज अ मेडिकल डिवाइस एंड इट इज यूज्ड, ये किस लिए यूज टू मेजर ग्लूकोज इन ब्लड, राइट। अच्छा, तो ये जो डिवाइस है ग्लूकोमीटर, ये इन्वेंटेड बाय, अभी आप लोगों को मालूम है कि रेलवे में मतलब ऐसा है कि कुछ भी पूछा जा सकता है, ये डिवाइस किसने बनाया। तो आप लोगों ने जो पिछली बार का एनटीपीसी दिया था, वहाँ पे भी ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है कि जींस पैंट किसने आविष्कार किया था, या फिर सेफ्टी पिन किसने बनाया था। तो जब जींस पैंट और सेफ्टी पिन आ सकता है तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो यही बात है। तो ये किसने आविष्कार किया था, ये आविष्कार किया था आपका
एंटन एच क्लेमेंस। ठीक है। अच्छा, तो अभी और एक चीज़ देख लेते हैं कि ये जो ग्लूकोमीटर है तो इसका यूनिट क्या होता है। तो देखिए इसका जो यूनिट है ये होता है आपका एम मोल, एम मोल पर लीटर और मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अभी देखिए जब अगर आप लोग किसी का डायबिटीज़ का या फिर शुगर टेस्ट का रिपोर्ट देखेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा, राइट। तो ये आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये और कुछ भी नहीं, वो शुगर का जो लेवल है उसी को ज़्यादातर इसी में मेज़र किया जा सकता है, लेकिन वो उसका और एक जो मतलब यूनिट है वो इसमें भी रह सकता है। ठीक है। तो अभी देखिए जैसे हम लोग ग्लूकोज का बात कर रहे थे तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। अभी देखिए ये इसका रेंज कितना हो सकता है। देखिए अगर हम लोग बात करें कि खाने से पहले का, तो जो नॉर्मल आदमी का है तो वो खाने से पहले रहेगा 70 to 100। ठीक है। और जो खाने के बाद ये लगभग आपका 140 तक जा सकता है। ठीक है, ये 140 तक जा सकता है। और हाँ, इसका ये mg पर डेसीलीटर। ठीक है, mg/dl जो टर्म मेडिकल में यूज़ करता है, मैंने उसी में इसका वैल्यू आप लोगों को प्रोवाइड किया। ठीक है, ओके। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज कलर्ड एंड विदाउट स्मेल। मतलब कलर्ड है लेकिन स्मेल नहीं है, तो ये आपका जवाब बनेगा क्लोरीन। कैसे क्लोरीन? क्लोरीन का जो कलर है वो आपका इसको कहते हैं येलो ग्रीन। ठीक है। और ये ज़्यादातर आपका जो वाटर प्यूरिफायर का हिसाब से भी काम में आता है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ बॉडी ऑफ मोशन एसेंशियली एक्वायर्स। अभी देखिए अ बॉडी ऑफ मोशन, तो ये कॉन्सेप्ट भी मैंने पूरा पढ़ा चुका हूँ क्लास में। तो जब कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो ऑब्वियसली क्या गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज के ई इक्वल टू व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। और जब वो अपने स्थिर अवस्था के लिए उसमें जो एनर्जी रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज एम जी एच। तो मैकेनिकल एनर्जी किसको कहेंगे, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच, दैट मीन्स टोटल एनर्जी। ठीक है। और हीट एनर्जी इसका मतलब कॉन्सेप्ट ही अलग है, तो इसको लेकर हम लोग बाद में बात करेंगे, जब हम लोग चैप्टर वाइज क्लासेस लाएंगे उस तब बात करेंगे। अच्छा, तो अभी देखिए अभी हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, वो क्या बोल रहा है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, मैंने इससे जो पहले प्रीवियस शिफ्ट के जो क्वेश्चन कराए उसमें भी मैंने बताए थे। अभी देखिए नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, हाइड्रोजन। ठीक है। तो इनमें से कौन सा वाला आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अभी देखिए अभी ओजोन गैस हेल्थ के लिए अच्छा होता है या फिर ये यूवी को रोकता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये आपका ग्रीन हाउस में नहीं पड़ता है, क्योंकि ये भी जो सन का जो हीट है उसको ट्रैप करता है। देयर फॉर ओजोन इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस। देयर सो वहाँ पे कौन सा नहीं होता, हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपका आंसर भी सेम बनेगा, हाइड्रोजन। ओके, द प्रेशर इनसाइड द कैबिन ऑफ अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट एट एन ऑल्टीट्यूड। तो अभी एक एयरक्राफ्ट है जो कि उड़ रहा है, तो सोचिए अभी अगर एक एयरक्राफ्ट उड़ रहा है तो उसके अंदर में जो प्रेशर है वो कैसा रहेगा बाहर के एटमॉस्फेयर से, एज सेम एज दैट आउटसाइड, लेस देन दैट ऑफ आउटसाइड, मोर देन आउटसाइड, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एट सी लेवल। तो देखिए जब केबिन रहता है ना, तो जब एक प्लेन उड़ता है तो वो काफ़ी हाई में उड़ता है, और जब भी काफ़ी हाई में उड़ता है तो उसके बाद बाहर में जो प्रेशर है, मतलब जो
बाहर ऊपर में जो एयर प्रेशर है वो काफ़ी कम जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो फ्लाइट के अंदर का जो गैस है वो एक्सपांड करने का कोशिश करता है, एक्सपांड करता है। तो इसीलिए वो, ताकि अंदर में वो गैस एक्सपैंड ना हो, इसीलिए अंदर में प्रेशर बाहर से ज़्यादा रहा जाता है। ठीक है, मोर देन दैट ऑफ आउटसाइड। ठीक है। अच्छा, 39। अभी हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फ्रॉम द गिवन एजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट यूजफुल टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अभी देखिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कौन सा, ऑक्सीडेंट एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग क्यों, देखिए एजेंट दो तरह का होता है आपका, रेड्यूसिंग और एक है आपका ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, तो रेड्यूसिंग मतलब क्या, ये जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ये आपका गेन करता है। ठीक है, अभी सोचिए अगर पानी गंदा है तो उसमें से गंदगी को निकालना होगा, मतलब सोचिए कि वो तो डायरेक्टली नहीं निकलेगा, वो भी एकदम मतलब एटॉमिक लेवल पे निकलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ से या फिर इलेक्ट्रॉन के रूप में ही वो निकलेगा। क्योंकि जब पानी को प्योर करना पड़ेगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा। अभी केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्या जानते हैं कि सबसे पहले पार्ट लेते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो पानी को इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा, तो गेन कौन करेगा, गेन करेगा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों का आंसर बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ज़्यादातर हम लोग पानी के लिए Cl2 यानी कि क्लोरीन हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, CBT 13 मार्च 2016 शिफ्ट 1। ठीक है, द मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विजिबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई, ये है आपका 25 सेंटीमीटर। अभी ह्यूमन आईज रिलेटेड देखिए दो डिजीज होता है, देखिए तो एक है आपका मायोपिया और एक है आपका हाइपर मेट्रोपिया, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया। तो अभी देखिए इसमें हम लोगों को चाहिए होता है कॉनकेव और इसमें आप लोगों को चाहिए होता है कॉनवेक्स। तो अभी कौन सा डिजीज कैसा होता है, देखिए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ब्लर्ड, और इसमें क्या होता है आपका जो नियर बाई ऑब्जेक्ट होता है ब्लर्ड। ठीक है, अच्छा, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ऑब्जर्व सन। सो देखिए हम लोगों का जो 41st क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू सी और ऑब्जर्व सन। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास चार ऑप्शंस है, क्या क्या, स्ट्रोबोस्कोप, टेलीस्कोप, हेलियोस्कोप एंड सन मीटर। थोड़ा सा हम लोग इन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों का जो आंसर है वो बनेगा हम लोगों का हेलियोस्कोप। अच्छा, और देखिएगा जो आयुर्वेदा में कुछ कुछ ट्रीटमेंट ऐसा भी होता है कि जो सनलाइट से ट्रीटमेंट किया जाता है आप लोग का, तो उस ट्रीटमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, हेलियोथेरेपी। हेलियोथेरेपी, ओके, डन बाय यूजिंग सनलाइट।
राइट। ओके, स्ट्रोबोस्कोप क्या है ये चीज़? देखिए, ये जो हम लोग इसको जो यूज़ करते हैं टू मेजर ऑफ अ स्पीड ऑफ रोटेशनली ऑब्जेक्ट। कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। एंड द टेलीस्कोप, ये तो मालूम ही है आप सभी को, ठीक है। तो देखिए, एक्चुअली हम लोग क्या जानते हैं कि जो टेलीस्कोप, इसका जो डिज़ाइन हम लोगों को किसने दिया था? गैलीलियो गैली ने। लेकिन उनसे पहले भी एक जन जो थे वो इसका एक डिज़ाइन दे चुके थे, तो उनका नाम है हेंस लिप्रेसी, ठीक है, हेंस लिप्रेसी। तो ये हम लोगों का जो किताब में नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर आपको कभी पूछा जाए कि गैलीलियो से पहले टेलीस्कोप का जो धारणा है वो किन्होंने दिया था, तो उनका आंसर बनेगा आपका हेंस लिप्रेसी। अगर कुछ भी नहीं पूछा जाता तो आप लोग सिंपली इसका आंसर गैलीलियो कीजिएगा, ठीक है। तो आज का जो सेशन है, आज हम लोग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। जो नेक्स्ट डे हम लोग आएंगे तो फिर से और 4 5 6 जितना हो सकेगा शिफ्ट का क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिस्कशन। तो अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त लोगों का भी हेल्प हो जाए। और अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस और भी चाहते हैं, और अगर आप लोग इससे रिलेटेड, एनटीपीसी से रिलेटेड अगर कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे ब्रांच में कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो पेड बैचेस हैं उनमें भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग ब्रांच में कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।